नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर से आपके बीच लेकर आई। रण क्षेत्र में आज हम एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि क्या अब गुरु को सम्मान देना भी गुनाह हो गया है? सवाल ये कि क्या अब इंसानियत से बड़ा मजहबी ठेका हो गया है? सवाल ये कि क्या अब कश्मीर की बेटियों को भी कट्टरपंथ के खौफ में अभी भी जीना पड़ेगा? ये सभी सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से एक खबर आई। खबर एक लड़की की नहीं, बल्कि ये पूरे समाज की तस्वीर है, जहां एक नाबालिग मासूम मुस्लिम बच्ची ने अपने हिंदू टीचर को सम्मान में गले लगाया और इस देश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को यही बात चुभ गई। उन्होंने बच्ची को बलात्कार और हत्या तक की धमकियां देनी शुरू कर दी, उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोचिए कि एक बच्ची जिसने मासूमियत में अपने गुरु का सम्मान किया हो, वो अब जिंदगी और मौत के बीच डर के साए में इसलिए जूझ रही है क्योंकि उसे अपने गुरु के सम्मान में उसने जो कदम उठाया वो इस देश के चरमपंथियों को, कश्मीर में रहने वाले कठमुल्लों को नागवार गुजरा है। कट्टर इस्लामिक मानसिकता को उसका ये तस्वीर, उसका ये चेहरा, उसकी ये मासूमियत, अपने गुरु के प्रति वो प्रेम और सम्मान, ये नागवार है। और शर्म की बात यह है कि इस डर के माहौल में कुछ स्कूलों ने उस टीचर को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है, मानो कि उस गुरु ने कोई अपराध किया हो। गुरु का सम्मान करने वाली बच्ची ने आखिर कौन सा अपराध किया? यह सिर्फ एक घटना नहीं, ये कश्मीर की बेटियों की चीख है। यह उस सोच पर तमाचा है जो लाइक और व्यूज के लिए एक बच्ची की जिंदगी को खेल बना रहे हैं। और ऐसे में रण क्षेत्र में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह इस्लाम सिखाता है कि एक नाबालिग बच्ची को धमकाया जाए? क्या यह इस्लाम सिखाता है कि गुरु के सम्मान में, उसके सम्मान और प्रेम में उठाया गया कदम एक बच्ची की जिंदगी पर बनाएगा? क्या मजहब के ठेकेदार अब बेटियों की अस्मिता तय करेंगे? और क्या भारत का कानून इन दरिंदों पर शिकंजा कसेगा? और साथ ही साथ वो स्यूडो सेक्युलरिज्म गैंग जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का वो जो सिर्फ राग अलापता है, आखिर वो चुप क्यों है? क्या इस बच्ची के साथ कोई खड़ा होता हुआ नजर आएगा? ये तमाम सवाल आज रण क्षेत्र में होंगे, लेकिन सबसे पहले उस बच्ची और उस बच्ची के परिवार यानी उसके मां ने इस दर्द को किस तरह से बयां किया है, वो बच्ची कितनी डरी सहमी हुई है, आइए उसकी कुछ बातें आपके सामने रखते हैं और फिर आप तय करिए कि एक बच्ची जिसने अपने गुरु के सम्मान में उसे प्रेम से गले लगाए, नाबालिग बच्ची है, अपनी भावनाओं को वो नहीं रोक पाई, गुरु को प्यार से उसने गले लगा लिया, तो क्या उस बच्ची का गला काटा जाएगा? सवाल बड़े हैं, इसलिए जवाब भी लेने होंगे। रण क्षेत्र में लेंगे जवाब, कराऊंगे आज के अतिथियों से परिचय, लेकिन सबसे पहले बच्ची और उसकी मां का बयान। इवन मैंने यही से आप लोगों को अप्रोच किया कि प्लीज मेरी वॉइस आगे करें, मैं अपने हक के लिए बात करना चाहती हूँ। मेरी मदर है, इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मुझे मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए इनका मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मैं फिजिक्स वाला की स्टूडेंट नहीं हूँ, इवन मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। मैं अपने मेंटर से मिली, मैं 4 साल से ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, वो मेरे लिए फादर के समान है। इवन की हदीस में आया है जो टीचर होता है वो बाप, रूहानी बाप के समान होता है। मैं जज्बात में आई, चलिए मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ, अपोलोजाइज कर रही हूँ। लेकिन जो ये छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स, इवन अब बहुत सारे चैनल्स ने मेरी वीडियो अपलोड की है, फेस ब्लर नहीं किया है, मेरा फेस एक्सपोज किया है, उन सब ने ये बहुत ज्यादा गलत किया। दीन क्या कहता है, किसी लड़की से गलती हो जाए उसको पर्दा करना चाहिए, ना कि उसको बदनाम करना चाहिए, उसकी इज्जत पे आंच नहीं आने देनी चाहिए थी। इन्होंने उसके बावजूद मेरे ऊपर से पर्दा हटाया, मुझे बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस दिया। इवन आई ट्राई टू सुसाइड मेनी टाइम्स। मेरी मदर ने मुझे रोका, मैं इस मेंटल स्ट्रेस में बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज्यादा भरोसा है, वो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे जिन्होंने भी ये मेरी वीडियो अपलोड करी है।
मैंने कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को यही से टेक्स्ट की कि मुझसे गलती हो गई, चले मैं मानती हूँ। उन्होंने वीडियो डिलीट करी। इंस्टेड मेरे बोलने के बाद दूसरी वीडियो अपलोड की कि इस लड़की ने अपोलोजाइज किया, उसके बाद ही हमने ये वीडियोस डिलीट करी। इवन एक लड़की ने मुझे ब्लैकमेल किया, बोला जो करना है कर लो, मैं फेस कर लूंगी। मैंने उसको समझाया, बहन मुझसे गलती हो गई, तुम भी एक लड़की हो, क्यों मेरी इज्जत खराब करने पे आई हो। उसने वहां से बोला मैं फेस कर लूंगी, जो करना है कर लो, धमकी दी मुझे, वहां से ब्लैकमेल किया। बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिला। इवन मेरे पेरेंट्स कुछ ना खा रहे ना पी रहे, इनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिल रहा है। मुझे नहीं पता है, कंटेंट के लिए, लाइक्स के लिए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। किसी लड़की की इज्जत खराब कर रहे हैं, मेरा पूरा कैरियर खराब कर रहे हैं। मैं इतने स्ट्रेस में आ गई थी तो मैंने सोचा था मुझे पढ़ना ही नहीं है अब। इवन मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कैसे इन्होंने मेरी इज्जत खराब की, चंद लाइक्स के लिए, चंद कमेंट्स के लिए। जो मुझ पर गुजरी है वो तो एक बच्ची की माँ ही जान सकती है, और कोई नहीं जान सकता है। लेकिन अब मुझे इतना अफसोस है कि अगर ये माइनर, इसका 2008 है डेट ऑफ बर्थ, ये माइनर में आती है, लेकिन उन्होंने बड़े बालिग होकर वो गलती नहीं है जो उन्होंने फिर किया है, इसके बावजूद वो गलती नहीं है। अब मैं यही चाहती हूँ कि अगर ये माइनर होकर इसने ये गलती की है, अब उन्होंने मतलब बड़े होकर वो गलती की है, उसके खिलाफ मुझे एक्शन चाहिए। डर की सीमा देखिए, वो बच्ची अब इसे अपनी गलती मान रही है। वो बच्ची एक तरफ तो कह रही है कि वो मेरे पिता स्वरूप है, और ये होता भी है, गुरु पिता स्वरूप होता है। तो क्या पिता को गले लगाना इतना नागवार गुजर रहा है कि उसको धमकियां मिलेगी बलात्कार की, उसको धमकियां मिलेगी जान से मारने की, और उसको सीख क्या दी जा रही है कि गलती हो गई। क्या गलती हुई है, सवाल यही है। सवालों का जवाब लें उससे पहले देखिए किस तरीके से इस बच्ची के द्वारा जो ये सम्मान अपनी टीचर को दिया गया, उसे लेकर जब उस पर कट्टरपंथी हावी हुए, तो एक तरफ कुछ लोग हैं जो इन कट्टरपंथियों के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बच्ची को नसीहत भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं इल्तिजा मुफ्ती और मीर वाइज मौलवी उमर फारूक, सुन लीजिए जरा। कि कश्मीर में साइबर बुलिंग अब एक बहुत नॉर्मल कल्चर बन चुका है, जहां किसी ने अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती की होती है तो यहां बहुत सारे लोग मजे लेने के लिए उस एक गलती को बार बार उछालते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ऐसे लोग इस्लाम का दामन पकड़ते हैं टू जस्टिफाई दिस काइंड ऑफ शेमफुल बिहेवियर। लेकिन शायद ये लोग भूल चुके हैं कि हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि अगर किसी में कोई ऐब हो या अगर कोई कुछ गलती भी करे तो आप उनकी गलतियों पे पर्दा डालें। तो मेरी ऐसी लोगों से यही अपील होगी कि आप अपनी गंदी हरकतों से बाज आएं। एंड प्लीज रिमेंबर, इफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गफूर और रहीम, इफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैन फॉरगिव, देन हु आर वी टू जज। देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं समझता हूं कि इन कोचिंग सेंटर्स को ये समझना है कि इनके पास जो बच्चे आ रहे हैं, चाहे बच्चियां आ रही है, एक अमानत है, और इनको जहां पे इनको एजुकेशन देंगे, ये इनको करियर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, डॉक्टरेट हो, केएस हो, आईएएस हो, जहां पे इनकी इन तालीम पे वो फोकस करेंगे, वहां पर जरूरी है कि तरबियत भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इन कोचिंग सेंटर्स में जब तक तरबियत के हवाले से जो है वो फोकस नहीं होगा, और ये सिर्फ नहीं है कि हमारे बच्चे माशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन उनमें जो हमारे जो कश्मीरी समाज के जो कुछ वैल्यूज हैं, इस्लाम के जो वैल्यूज हैं, मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, वो हमें अपने बच्चों को सिखाने हैं। तो मैं जरूर अपील करूंगा कि जो भी हमारे जो इन कोचिंग सेंटर्स के जिम्मेदार हैं, उनको इस बात का यकीन रखना चाहिए, जरूर यकीनी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा अमल ना हो जिससे माशरे में इसका बुरा असर पड़े। और जहाँ पे, चूंकि अब आपने कोचिंग सेंटर्स की बात की और एजुकेशन की बात की, एक बहुत प्रेसिंग इशू जो आज हम सब के लिए है, वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशन का जो मसला है, आज भी मैं यहाँ पे जिम्मेदारों से मिला, बच्चों से मिला, टीचर्स से मिला, और हर कोई परेशान है कि भाई आप देखिए कि ओपन मेरिट कहाँ पे पहुंच गया, 30% से कम अब जो है वो ओपन मेरिट सीट्स रह गई हैं। रिजर्वेशंस का जो मसला है वो बिल्कुल हमारे जो नई नस्ल है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखें कि इतना सारा यहाँ पे इस वक्त जो बेकारी है, बेरोजगारी है, आप देखें कि 1 लाख हमारे ग्रेजुएट्स रोज निकलते हैं, 20-22 लाख जो है यहाँ पे नौजवान
बेकार पड़े हैं। तो उसमें ऊपर से जब रिजर्वेशंस आप लाते हैं तो ये एक आप हक तलफी कर रहे हैं, जिनका हक बनता है, जो कि मेहनत करते हैं, इतनी मशक्कत करते हैं और इतने अच्छे नंबरात लाते हैं, उसके बावजूद जो है उनको रिजर्वेशन की वजह से जो है उनको वो पीछे रह जाते हैं। तो इस पर भी जो है आई थिंक हमें बात करनी चाहिए और ये बड़ा सीरियस मसला है और नौजवानों के करियर, उनके मुस्तकबिल का मसला है और इस पर भी मैं समझता हूं कि हर तबके को इस पे बात करनी चाहिए। चलिए, सवालों में सवाल निकाल रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा तो ये है कि एक बेटी जो अपने गुरु के सम्मान में एक कदम उठाती है तो क्या सम्मान देना भी अब गुनाह हो चुका है? आइए अतिथियों से आपका परिचय कराती हूँ। गेस्ट पैनल लेके आइए स्क्रीन पर। स्वागत है सभी का। हमारे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूँ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रणबीर सिंह पठानिया जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है रणबीर जी। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ हमारे साथ सनातन की जोरदार प्रचारक हैं और महिलाओं की बहुत बुलंद आवाज बनकर उठती हैं, सनातनी इशिका तनेजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इशिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं और पेशे से अधिवक्ता भी हैं, असगर खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगी, लेकिन बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए चर्चा भी महत्वपूर्ण तरीके से संजीदगी के साथ हो। तो आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। रणबीर जी, आपके पास ही आ रही हूं। कश्मीर बदल गया, आपने कहा, सोच नहीं बदल पाई। ये टेरर माइंडसेट आज भी एक बच्ची जो अपने गुरु को कह रही है कि वो पिता तुल्य है और पिता को गले लगाना पाप नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर देखिए उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है और वो अब ये कह रही है कि मुझे मेरी सरकार पर, हमारे संविधान पर भरोसा है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। रणबीर जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर। जी लावली जी, मैं आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ। यस प्लीज बोलिए। हाँ, तो एक ज्वलंत विषय आपने अपने चैनल में डिबेट पे, डिस्कशन पे ऑन दी कॉर्पोरेट रखा है और चर्चा का जो लीड यही है, कश्मीर बदला है, कश्मीर में मानसिकता बदली है, कश्मीर में माहौल बदला है, कश्मीर में ओवरऑल जो एक नैरेटिव भी बदला है। लाल चौक से ही शुरू करें कि वो लाल चौक जहां पत्थरबाजी, जहां एक बार तिरंगा फहराना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता था, लेकिन कल दीपावली का दीपोत्सव, ऐतिहासिक दीपोत्सव जो लाल चौक में हुआ, वहां पे जो रामायण पाठ की ध्वनि ने ना बल्कि पूरी देश बल्कि पूरी दुनिया के साथ जो संपर्क साधा है कश्मीर का, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के एक उसको सिग्निफाई करते हुए, उसको एक डिपिक्ट करते हुए दीपों की जो लाइन वहां पे लगी, वी लव भारत, हम भारत के साथ हैं, भारत जिंदाबाद, और ऑपरेशन सिंदूर के साथ जो उन्होंने अपना जो एक नाता जोड़ा वो अपने आप में प्रशंसनीय है। ये जो इंडिविजुअल, ये जो केस आपने अभी बताया, मेरे पास डिटेल फैक्ट्स इसके नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी मीरवाइज साहब को या बाकी भी वक्ताओं को इसमें सुनने या मीडिया, सोशल मीडिया पे से फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक नॉन इशू को इरप्ट करके और कहीं ना कहीं एक धर्म के नाम पे एक नया, एक स्पार्क, एक नई चिंगारी देके एक माहौल को एक अलग रंग देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा आपने कहा, कश्मीर बदल चुका है, इसका असर नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट कोई नहीं होगा, इसका बिल्कुल भी रत्ती भर भी असर जमीनी सतह पे देखा नहीं जाएगा। मैंने कहा माहौल बदला है। 72 घंटे पहले मेरी मौजूदगी, मैं जम्मू कश्मीर में ही थी और मैं इसके पहले कश्मीर घाटी भी होकर आई। बहुत सारी चीजें मैंने करीब से समझी और जानी है। बहुत कुछ बदला है, लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं बदला। आपने कहा कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट ये है कि वो बच्ची डर रही है। इम्पैक्ट ये है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है। इम्पैक्ट ये है कि उसकी माँ अभी अपनी बेटी को और खुद बाहर जाने से डर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका सर तन से जुदा हो जाए। ये है इम्पैक्ट। और इसीलिए मैंने कहा कि जो दिख रहा है वो बदल चुका है, लेकिन सोच अभी भी जहर के रूप में वहां मौजूद है और वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी देखिए लावनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ ऐसे लोग, मैं इसके आखिरी एक लेग पे आ जाऊं अपने आर्गुमेंट के, जिनके लिए इस बदले माहौल में एक बदले एनवायरनमेंट में, एक बदले नैरेटिव में जो अपने आप को सेक्युलरली अकेला पा रहे हैं, जिनके साथ है कुछ नहीं, वो सोच रहे हैं कि ऐसे इश्यूज हम करके, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसका इम्पैक्ट कोई नहीं होगा, कि ऐसे इशू हम इरप्ट करके हम अपने आप में फिर अपनी रिलेवेंस बनाएंगे। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल साइट करूंगा। महबूबा मुफ्ती जी, जो अपने आप में इररिलेवेंट हो चुकी थी, जो वो विषय कुछ और था, कांग्रेस और पीडीपी के बीच में कुछ वैचारिक विषय था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, पीडीपी सरकार को गिराना चाहती थी, तो वो बाबा अमरनाथ की जमीन के नाम पे जो फैसला पहले का पीडीपी के दौरान का हुआ था,
और उस फैसले पे कश्मीर खतरे में, कश्मीर घाटी की डेमोग्राफी खतरे में, और पूरे कश्मीर में आग लगाने का काम किया। तो मैंने कहा कि या शो पे डबल रेप वाली बात करें, पूरा कश्मीर बंद रहा 2 महीने, लेकिन बाद में पता लगा कि ऐसी कोई रेप की कोई ऐसी बात मेडिकल एग्जामिनेशन ने, फोरेंसिक एग्जामिनेशन ने साबित किया कि ऐसी कोई कभी कुकृत्य कभी हुआ ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इको लेके अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए नॉन इश्यूज को एरप्ट करके ये कोशिश की जा रही है। बट कीप एश्योर्ड, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं हर एक को आई वांट टू एश्योर ईच एंड एवरीबॉडी ऑन दी बोर्ड कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और मैं सिर्फ वाकई एक चीज कश्मीर पूछूंगी बदल चुका है, आपसे, कश्मीर ये में आपके लिए मानसिकता नॉन बदली है, इशू माहौल है? बदल रहा है। ये आपके लिए नॉन इशू है? मैं सिर्फ इतना पूछ जी। रही हूँ, ये आपके लिए ये इशू जो अभी सामने आपके सामने एक घटना आई है, ये घटना ये संजीदगी भरी घटना है या नहीं है? ये नॉन इशू कैसे हो सकती है? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है रणवीर जी। जहां बदलाव हुआ है वहां मैं आप लोगों का समर्थन करती हूँ, लेकिन जहां पर सोच नहीं बदली है वहां पर फिर सवाल सभी से पूछा जाएगा। मैं आपके पास आऊंगी सर, हमारे साथ असगर वजाहत साहब भी जुड़े हैं, विनोद जी और ऋषिका जी भी हैं। असगर साहब मुझे जरा जल्दी से बता दीजिए, विनोद जी प्लीज के बाद आपके पास आती हूँ। असगर साहब, ये परिस्थिति क्या है? क्या इस्लाम गुरु का सम्मान करना, गुरु से प्रेम करना, इसे क्या वो हराम मानता है? इसके लिए क्या सर तन से जुदा कर दिया जाएगा? इसके लिए क्या एक बच्ची को बलात्कार की धमकी दी जाएगी? असगर खान साहब, देखिए इस्लाम और ना कोई भी दुनिया का धर्म कोई इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप अपने उस्ताद की इज्जत ना करें, या अपने माँ बाप की इज्जत ना करें, या अपने बहन भाई से प्यार ना करें। इस्लाम तो सबसे आगे बढ़ चढ़ के कहता है माँ बाप के लिए क्या कहा गया है, पूरी दुनिया इस्लाम से सीखती है। उस्ताद के लिए क्या कहा गया है, कितनी इज्जत करनी है, दुनिया भर उससे सीखती है, इस्लाम से। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का, ये हमारे प्रेजेंट केस का सवाल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें कई चीजें देखिए फैक्ट्स है। अभी जैसे गुरुजी ने भी कहा कि वो फैक्ट से पूरे वाकिफ नहीं है, मैं भी पूरे तरीके से, सिर्फ उस्ताद का और बच्ची का एक जिक्र आ रहा है, लेकिन क्या वो उनके लिए नहीं, उस बच्ची का बयान सुना है? एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, देखिए उस्ताद तो वो भी जैसे बहुत सारे क्लास में या एक क्लास आगे पीछे भी बच्चे होते हैं, कोई बहुत तेज है पढ़ने में और बहुत कोई कम है, तो उसको पढ़ाता है, अगर पढ़ाता है तो समझ लो उसका उस्ताद हुआ। तो उसमें उम्र का फर्क नहीं। देखिए यहाँ पे उम्र को खास कर देखा जाएगा, अगर वो बच्ची 15, 16, 17, 18 साल से ज्यादा की है, बच्ची है, वो नाबालिग बच्ची है असगर साहब। मैं वकील हूँ पेशे से, हाँ। मैं वकील हूँ पेशे से, मुझे मालूम है कि आपसे वही मैं इसीलिए चाह रही हूँ, नाबालिग बच्ची है। आपसे उम्र अभी क्या बताई? नाबालिग 18 साल से कम की उम्र है। मैंने कहा 15, 16, 17, 18 साल, मैंने ये बात कही आपसे। वो ये सारी उम्र नाबालिग की है, जो उम्र मैंने बताई वो सारी उम्र नाबालिग की है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर वो उम्र है और जो उनके टीचर गुरु है वो कभी उनके टीचर रहे ना रहे, इस फैक्ट से हम वाकिफ नहीं, उन्होंने उनको कब कहाँ कैसे पढ़ाया, किस शक्ल में वो टीचर रहे ना रहे ये नहीं मालूम, और अगर वो उनकी उम्र से 20-25 साल के हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई देखिए ये सबका अपना अपना मजहब है, अपना अपना मजहब को क्या नहीं होना चाहिए था? इस्लाम अभी आपने कहा कि आप वकील हैं पेशे से, और यहाँ बैठकर आप क्या कह रहे हैं कि 20-25 साल और 15-17 साल ये एज का गैप नहीं होना चाहिए? अरे ये मानसिकता होती है असगर साहब। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में गला काटना तो जायज है, सर तन से जुदा है वाले लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर एक बच्ची अपने टीचर को पिता मानते हुए उसे गले लगा लेती है तो फिर उसके लिए वो चीज हराम हो जाती है, उसे बलात्कार करने की धमकी दी जाएगी। उसे मुझे ये बताइए, उसे मारने की धमकी दी जाएगी? क्या इस्लाम ये कहता है कि ऐसे नाबालिग बच्चियों को धमकाओ? उम्र क्या है उसकी? उम्र क्या है उसकी? उम्र मात्र 15 साल है। 15 साल उस बच्ची की उम्र है। 15 साल उस बच्ची की उम्र है। आप लोग आप नंबर से ये तय कर रहे हैं, आप एज से ये तय कर रहे हैं कि गुरु का सम्मान इतनी उम्र में इस तरह करिए, इस उम्र में इस तरह करिए, इस उम्र में, यानी इस्लाम फिर ये कहता है। अभी आपने अब शुरू में कहा कि इस्लाम ये कहता है कि उस्ताद की इज्जत करो, और अब आप यहाँ पर एज पर डिस्कस कर रहे हैं। विनोद बंसल साहब के पास आऊंगी मैं सर, जल्दी से। नहीं, मैंने सुन लिया सर, आऊंगी आपके पास। आपने पहली पंक्ति में बोल दिया। विनोद जी, ये एज डिस्कस करके बताएंगे कि एज से तय होगा कि किसी को अपने गुरु का सम्मान, उसके प्रति प्रेम कैसे दिखाना चाहिए। विनोद जी। लावना जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा लावना जी कि आज मैं दीपावली की शुभकामनाएं भी आपके सुधी दर्शकों को, पैनलिस्टों को दूं कि नहीं। इस घटना ने वास्तव में मुझे हिला कर रख दिया, और बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जिस पैनल पर बैठे वो लोग
चाहे कोई भी हो, उन लोगों ने जिस तरह से अभी तक बोला है, मुझे बड़ा हैरानी है कि इतनी गंभीर और महत्वपूर्ण बात को लेकर के उनको पता भी नहीं है, उस सब्जेक्ट की डिबेट में आ गए। कैसी डिबेट है, कैसे पैनलिस्ट हैं और क्या सोच के आए हैं? क्या वो इस घटना को छुपाना चाहते हैं, इस्लामिक जिहादियों की करतूतों के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं, या फिर ये अपने आप को चुपचाप भोला बता करके और मूल विषय से भटकाना चाहते हैं देश को? मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार बच्ची तो बच्ची है, एक तो ये बात। दूसरी बात मैं कहता हूं, बच्ची नहीं बड़ी भी हो, मान लो 60 साल की महिला भी हो, वो भी विद्यार्थी हो सकती है, और 15 साल का युवक जो है वो भी शिक्षक हो सकता है। इससे क्या मतलब है इसका कि लड़की नाबालिग है कि बालिग है, क्या है? आखिरकार किसी भी बच्ची को, किसी भी महिला को क्या सरतन से जुदा होने का कोई आपने राइट मिला हुआ है क्या? आपको सरतन से जुदा करने का राइट दे रखा है क्या? और कोई भी बात हो, हर बात में इस्लाम बलात्कार और हत्या तक कैसे चला आता है? ये इस्लाम की वकालत करने वाले और ये कथित वकील जो है, इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला कि घटना के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने हत्या की धमकी दी है, अगर किसी ने बलात्कार की धमकी दी है, तो उसके अंग को भंग कर देना चाहिए। इस बात के लिए क्यों नहीं कह पाते? मैं कहता हूं कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो है अभी वीएनएस की धारा जो 109 है, उस बीएनएस की धारा 109 के अंतर्गत उसको 7 वर्ष की इमीडिएटली कैद क्यों नहीं होनी चाहिए आखिरकार? और ऐसे सब जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो उस बच्ची का मजाक उड़ा रहे हैं और उस बच्ची को बार बार जो है उसको माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ये क्या इस्लाम है क्या? या तमाशा है? मजाक बना रखा है इन लोगों ने। असगर साहब जवाब दीजिए। चाहे असगर खान हो या फिर बीजेपी के जो एमएलए महोदय बैठे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आया इनका क्या कहना चाहते हैं। ये बड़ा स्पष्ट बात है, इनको 2 टूक कहना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिलेगी, और अगर आप नहीं दिला सकते तो विश्व हिंदू परिषद दिलाएगा। मैं इस बात का संकल्प लेता हूं। लावनी जी, मैं आज ही बात करके और वहां की स्थानीय टीम से बात करूंगा। क्या मजाक बना रखा है? एक महिला है, एक बेटी है देश की बेटी है, वो चाहे अनंतनाग में है या दिल्ली में है, कलकत्ता में है या कोयम्बटूर में है, इससे क्या फर्क पड़ना है? इस्लाम का ये चेहरा आज बेनकाब हो गया है। अरे कम से कम वकील तो हो आप, अगर वकील नहीं होते तो समझ लेते हो कि हाँ कम से कम आपके पास खिलाफ है। आप तो बंद कान के और बकवास करने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी तो लंबी चौड़ी दाढ़ी, इसलिए तो कितने कट्टरपंथी हुए हैं। आपको कौन वकील कहे? आप वकील हैं क्या? ऐसा कोई वकील हो सकता है क्या? असगर साहब की ऑडियो थोड़ी प्रॉब्लम, असगर साहब आपकी ऑडियो प्रॉब्लम कर रही है। असगर साहब आ रही हूँ दोबारा, लेकिन आपसे ये उम्मीद थी कि कम से कम आप ये कहते हैं कि अगर इस बच्ची को वकील की जरूरत है तो मैं खड़ा हूँ उसके साथ, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इशिका हमारा इंतजार करिए। इशिका, ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करूँ, क्योंकि महिलाओं की आवाज आप सबसे ज्यादा तेजी के साथ, मुखरता के साथ उठाती है। यहाँ पर एक मुस्लिम बच्ची है और एक हिंदू टीचर है, और सिर्फ उसका ये बार बार कहना था कि मैं उनका सम्मान करती हूं, वो मेरे पिता तुल्य हैं, वो बोल रही है। तो यहां पर तो देखिए पिता और पुत्री के संबंध को भी किस तरीके के, किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। तो फिर ऐसे में ये इस्लाम की ठेकेदारी करने वाले और झंडा बरदारी करने वाले लोग अब इस पर कुछ नहीं कहेंगे, और वो स्यूडो सेक्युलरिज्म वाले लोग जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा कर रहे थे, उनकी तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं है, कहीं कोई रिएक्शन नहीं है इस बच्ची को लेकर। आप पिता और बेटी की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो भी कितनी रिस्पेक्टफुल है। हम कभी इस अश्लीलता से कोई भी रिलेशनशिप को देखते ही नहीं है। पर मैं यहाँ पे एक रियलिटी चेक जरूर देना चाहूंगी कि क्यों इनकी ये मानसिकता है। आप देखते हैं मौलाना सोनू हफीज कानपुर के मदरसे में वो एक 14 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर देता है। मौलाना जबर गाजियाबाद में एक स्टूडेंट्स की फिल्में बनाता है और उसके बाद उनके कंटिन्यूअसली रेप के एक्ट्स होते रहते हैं पूरे साल तक। उसके बाद हमीरपुर यूपी में दिसंबर 2023 में मौलाना मुंतजीर आलम 11 साल की बच्ची का रेप करता है मिठाइयां बांट कर। अफजल आलम टीचर है, 14 साल के बच्चे का रेप करता है। ठीक है, आप मदरसे में चले जाइए, हापुरपुर यूपी में 14 साल बच्चे के रेप होता रहता है ट्यूशन के नाम पर। इनका रियलिटी चेक यही है कि ये बार बार यही चीजें देखते हैं और इनके लिए बड़ी नॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि इनके मस्जिद मदरसों में ये रोज की बात है।
ये मैं जितने भी आपको केसेस बता रही हूँ ना, फैक्चुअली बता रही हूँ, 2024, 2025 के ही अभी मैं केसेस बता रही हूँ, और ऐसे 10 केसेस मेरे पास और हैं। हमारे यहाँ पे जो गुरु शिष्य की परंपरा होती है वो इतनी रिस्पेक्टफुल होती है कि हम बच्चियों को कभी उस नजर से देखते ही नहीं है। सवाल यही है, मानसिकता इतनी गई गुजरी है कि ये गुरु और शिष्य को भी किस नजरिए से देखकर किस तरह से इस बच्ची को धमकियां मिल रही है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ फिर से लेना पड़ेगा, ये चर्चा जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद। इसके बाद असगर साहब को जरा ऑडियो ठीक करा लीजिए, उनके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो गुरु का सम्मान करना कट्टरपंथियों को नागवार क्यों गुजर रहा है, इसी पर कर रहे हैं बड़ी बहस। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं, सभी अतिथियों का एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत। असगर साहब सीधे आपके पास आ रही हूं और इसके बाद पठानिया जी आपके पास आऊंगी। असगर साहब देखिए, दो बातें समझनी होगी। आपने कहा कि आप पेशे से अधिवक्ता हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत संजीदगी के साथ इस बात का आप जवाब देंगे कि एक हम जिस देश में रहते हैं वो देश हमें इस संस्कृति को से जोड़ता है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि गुरु और ईश्वर अगर दो लोग खड़े हों तो गुरु के पैर छुओ, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर का रास्ता दिखाया है। तो यहाँ पर उसी गुरु का तो सम्मान किया गया। ये बच्ची इतना अच्छा, अगर ये आप लोग ये कहा जा रहा है कि इसने गलत किया, तो गलत कहाँ से लग रहा है ये कहीं कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि आप अपने गुरु के सम्मान में उसके गले नहीं लग सकते, उसके पैर नहीं छू सकते, उसके सम्मान में सजदा नहीं कर सकते? क्या ये इस्लाम में लिखा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, गुरु गोविंद दाओ खड़े ताको लागे पाए। बिल्कुल आपने पहले गुरु के पाए लगेंगे और लोगों के बाद, चूंकि वही सबकी शिक्षा देता है, सब कुछ करता है, लेकिन पैर छुएंगे सजदा नहीं कर सकते, पैर छुएंगे गले नहीं लग सकते। क्या होता है इसकी सुन लीजिए। अरे क्यों नहीं लग सकते? क्या प्रॉब्लम है गले लगने में? क्यों आपकी मानसिकता इतनी भ्रष्ट है? शिखा जी और विनोद जी प्लीज एक बार उनको बोल लेने दीजिए, क्योंकि क्यों गले नहीं लग सकते? क्यों, क्या प्रॉब्लम है गले लगने में? हाँ बोलिए। क्या हर लड़की को उसी नजर से देखते हैं? आपको क्या लड़की को किसी सम्मान से देखा नहीं जाता आपसे? क्या यही इस्लाम आपको सिखाता है? हाँ, यही सिखाता है। सुन लो, पहले सुन लो। अभी तुम तो गुरु की बात कर रही थी, मैं तुम्हारे धर्म गुरु की बात कर रहा हूँ। रामपाल के बारे में क्यों नहीं बोलती? असगर खान साहब थोड़ा आराम से यहीं पर पता चल जाएगा कि आप महिलाओं का कितना सम्मान कर रहे हैं। आप महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, आप यहाँ महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है। आज अभी आपने प्रैक्टिकल अपनी सोच बता दी। आप तो लॉयर हैं, थोड़ा आराम से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कब आसाराम बापू जी का साथ दिया? हमने नहीं दिया। जब वो गलत है हम सब उनके अगेंस्ट खड़े रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वही भ्रष्ट बुद्धि सब लोगों में डालेंगे। पहले सब धर्मों के बारे में पढ़ के आओ, फिर बात करना। और यहाँ ऐसी आके नहीं बैठ जाना चाहिए कि साहब अपने आप। मैं कोई ऐसी वैसी बातें नहीं कर रही हूँ, ये सारे कन्विक्टेड क्रिमिनल्स है सर। आप लॉयर होके ऐसी बातें कर रहे हैं। आप इस्लाम के बारे में बातें करते हैं, पर आपको यही नहीं समझ इस्लाम क्या सिखाता है क्या? या फिर आप ये बता दीजिए इस्लाम यही सिखाता है? हमें गलत इस्लाम के बारे में बताया जाता है। एक जगह पे खड़े रहिए, आप दोनों जगह खड़े नहीं रह सकते हैं। बताइए असगर साहब। इस्लाम जिस चीज की इजाजत नहीं देगा हम नहीं कर सकते, ना इजाजत देंगे। इस्लाम किस चीज की इजाजत नहीं देता? मैं यही एक सेकंड इशिका, एक सेकंड प्लीज इशिका, एक सेकंड। असगर खान साहब इस्लाम किस चीज की इजाजत नहीं देता? किस चीज की इजाजत नहीं देता? आपने अभी सवाल किया सजदा करने की, नहीं देता इजाजत। दुनिया के किसी शख्स को सजदा करने की देता, ना गले लगने की इजाजत देता है। गला काटने की इजाजत देता है? गला काटने की इजाजत देता है? गले लगने की इजाजत नहीं देता, लेकिन क्या गला काटने की इजाजत देता है? क्या बच्ची को बलात्कार करने की धमकी देने की इजाजत देता है? क्या एक नाबालिग बच्ची को डराने की इजाजत देता है इस्लाम? यही तो मेरा सवाल है आपसे। शर्म की बात हुई तो सब बच्ची होने लगी। उन्होंने बच्ची करा है, जो जेल में पड़े हैं, गोली मारो सालों को। आपका धर्म इजाजत देता है? यही सोच है। आंख का पानी किस कदर मर चुका है। आपने अपने आप को पेशे से अधिवक्ता कहते हैं। मुझे शर्म आ रही है आज आपको अधिवक्ता कहते हुए। आपको अधिवक्ता हटाकर मुस्लिम स्कॉलर मौलाना असगर खान लिख लेना चाहिए। मौलाना असगर खान लिख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अधिवक्ता हैं तो आप इस चीज को कंडेम करेंगे, लेकिन आप पहले शरीयत को आगे रख रहे हैं, यानी आप देश के संविधान का भी अपमान कर रहे हैं असगर साहब।
अरे तो आप देश के संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। बताइए एक किसको आगे स्टूडेंट रखें? को अपने टीचर के प्रति जो सम्मान दिखाना चाहिए उस सम्मान का अपमान कर रहे हैं आप। उनकी बात कर रही हैं आप हम उम्र लड़के लड़की हैं वो जिनकी आप बात कर रही हैं। अभी फोटो आप देखिए, मेरी छोटी सी बात सुन, देखिए इतना एजिटेट होने की कोशिश, इतनी एजिटेट होने की जरूरत नहीं। मैं बाकी पैनलिस्ट को भी बोलूंगा। भारत भारतीय संविधान के तहत चलता है। रूल ऑफ लॉ भारतीय संविधान का एक बेड रॉक है। वहां की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बिल्कुल मौके के ऊपर राइज करे। मैंने इसीलिए कहा शायद किसी ने मिसट्रू किया हो, दोबारा उनको बता दूं कि इतने एजिटेट मत हो प्लीज, कृपा करके। वहां की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने संज्ञान लेते हुए आपने एक बच्ची के गुड फेथ में लेके हुए एक उसके एक्ट को आपने मिस इंटरप्रेट करके और आपने एक हवा बनाने की कोशिश की है, जिससे उसकी अपनी डिग्निटी, उसकी अपनी राइट टू प्राइवेसी और उसका अपना राइट टू लाइफ भी वायलेट किया है। मैं एक्सपेक्ट करता था कि हम सभी लोग ऑन दी बोर्ड विदाउट मेकिंग एन इशू आउट ऑफ इट, विदाउट ड्राइविंग एन इशू आउट ऑफ इट, हम एक शब्द में इस एक्ट को, और ये जो कुकृत्य किया गया है इसका एक तमाशा शो, सरधन से जुदा, मर्डर होगा, रेप की धरती, हमें इसको कंडेम करना, वी शुड स्टैंड अगेंस्ट इट। मैंने कहा तो खड़े हैं कि यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद उससे पहले कश्मीर बदला, माहौल बदला, मानसिकता बदली है और नैरेटिव भी बदला है। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर आए हैं। नैरेटिव बदला है, बदलाव आया है। मैं खुद आपसे कह रही हूँ कि मैं कश्मीर में होकर आई हूँ। जिस दिन धनतेरस था मेरी मौजूदगी उस दिन जम्मू में थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको अभी भी वो आपको चैलेंज के रूप में आपके सामने गाहे बगाए आ रही हैं। और अगर ये तस्वीर सामने आई है, दिस इज अ प्रो चैलेंज फॉर यू पीपल। आप ये समझिए कि वहां पर एक मुस्लिम बच्ची के साथ क्या हो रहा है, एक हिंदू टीचर के साथ क्या हो रहा है। मैं कुछ कह सकता हूँ, मैं कुछ कह सकता हूँ। मैंने जो कहा रणबीर जी को भी बात पूरा कर लेने दीजिए, असगर साहब फिर बोलिएगा। ये जो तमाशा किया गया आपको उसको कंडेम करना चाहिए, यू शुड कंडेम इट। मेरी बात भी सुन ले, मेरी बात भी। आप अगर लॉयर हैं तो अपना जो शरीयत और जो एक पर्सनल लॉ है, ये सिर्फ सो फार एज मैरिज, एलिमनी और जो सक्सेशन इनहेरिटेंस उसमें आता है। भारतीय संविधान को और प्रोसेस ऑफ रूल ऑफ लॉ को कभी ऑब्विएट नहीं करता पर्सनल लॉ। जैसे अभी कहा गया कि भारत संविधान के तहत चलता, रूल ऑफ लॉ के तहत चलता, ये रूल ऑफ लॉ की कहीं ना कहीं अवहेलना है, कुछ शरारती तत्वों को कृत्य है, मैं स्टैंड टू इट। इसीलिए उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आपको क्या परेशानी है उसमें? खान साहब आप कहां चले गए उसमें शरीयत और इस्लामिक लॉ? आपके पास भी विनोद जी भी इंतजार करें। खान साहब बोलिए, आपकी ऑडियो बहुत प्रॉब्लम कर रही है। खान साहब संविधान की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 हम पढ़ लें और फिर इन चीजों पे डिस्कस करें। आर्टिकल 25 क्या कहता है सर? इस्लाम को पढ़ा दो जरा। आर्टिकल 25 क्या कहता है? इस्लाम पढ़ा दो जरा। ये क्या फायदा है? आपने आर्टिकल 25 की बात की, आपने आर्टिकल 21 की बात की, आप लोग आर्टिकल 19 की बात करते हैं, लेकिन आप लोग आर्टिकल 24 की बात क्यों नहीं करते हैं? आप आर्टिकल 24 के 20 सेगमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? आप 19 सेगमेंट आर्टिकल 19 से पहले आर्टिकल 18 की बात क्यों नहीं करते हैं? ये बहुत अच्छा है कि जो आपके परसेप्शन में सेट होता है उस आर्टिकल को आप ले आते हैं, लेकिन उसके आगे और पीछे क्या लिखा गया है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही सबसे बड़ा अफसोस है, यही सबसे बड़ा अफसोस है। असगर खान साहब, आप अधिवक्ता हैं, आप विद्वान हैं, बावजूद उसके आपने आर्टिकल 18 का जिक्र नहीं किया, आपने आर्टिकल 21 का जिक्र किया, लेकिन उसके पहले के आर्टिकल का जिक्र नहीं किया। विनोद बंसल साहब देखिए, अभी इस पर बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए। विनोद बंसल साहब देखिए, इतनी देर से, अब मेरे ख्याल से अब हम समाप्त करने वाले हैं बहुत जल्दी, अगले 2 से 3 मिनट में, लेकिन एक बार भी असगर खान साहब ने यह नहीं कहा कि जो भी कर रहे हैं ये लोग, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक लड़की को, इनकी नजर में 15 साल की वो बच्ची हो ही नहीं सकती, और वो क्यों नहीं हो सकती, मैं अभी अगर बोलूंगी तो शायद मेरे लिए भी सरतन से जुदा के नारे लगने शुरू हो जाएंगे, लेकिन सच क्या है वो दुनिया जानती है। तो वो 15 साल की लड़की को बलात्कार की धमकी देने वालों के खिलाफ ये नहीं बोलेंगे, उनके स्कोप पर से बनकर जरूर खड़े हो जाएंगे। विनोद बंसल साहब। लावनी जी, ये 15 की हो या 9 साल की हो, इवन मैं कहता हूँ जो लोग 9 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते वो 15 साल की बच्ची को कैसे छोड़ेंगे? और मैं कहता हूँ 15 की हो, 9 की हो, 50 की हो, 75 की हो, जो मौलाना 80 साल के, 90 साल के हैं, वो भी 18 साल की लड़कियों के चंगुल में फंसे रहते हैं और वो लड़कियों के चंगुलों फंसाते रहते हैं। आप सोचिए, जो समुदाय हलाला में बिलीव करता हो, जो समुदाय मासूम बच्चियों को हिजाब और बुर्के में कैद रखना चाहता हो,
जो समुदाय लगातार इस्लाम के नाम पर महिलाओं पर व्यभिचार और अत्याचार करता हो, जो समुदाय अपनी जो बहन के साथ में भी कोई रिश्ते बनाने में कोई गुरेज नहीं करता हो, वो आखिरकार ये कैसे कह सकता है कि आखिरकार आप अपने गुरु के गले कैसे लग गए? आखिरकार कैसे कह सकता है कि आखिरकार ये जो नैतिकता शिक्षा कैसे दे सकता है कोई? मैं कहना चाहता हूं, जैसा मेरी बहन इशिता ने कई सारे दृष्टांत गिनाए, मेरे पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता। मुझे खुद को शर्म आती है कि मेरे देश के अंदर ऐसा कैसे हो रहा है। जो जहां हमारे गुरुकुल परंपरा होती थी, आज वो जिहादी जो है ये जो मदरसा परंपरा शुरू हो गई है। आखिरकार बेटियों के साथ व्यभिचार, बलात्कार, अत्याचार, ये जो है ना इस्लाम का पर्याय बनता चला जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार हर बात पर बलात्कार की धमकी। लेकिन आपने एक बार भी तर्कों की बात नहीं की, आप लगातार बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं, और आपसे कहा भी गया कि आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है। जब आपको बोलने का मौका दिया गया तब भी आपने प्रॉपर्ली नहीं बोला। आप लगातार बोल रहे हैं लेकिन तर्कों पर नहीं आ रहे। बात कर रही हैं आप? एक बार भी सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, मुझे इतना बताइए असगर खान साहब, इतना सिर्फ एक सवाल का एक छोटा सा जवाब, एक छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब। जो लोग इस बच्ची को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं, उसे मारने की धमकी दे रहे हैं, जो इस्लाम का हवाला दे रहे हैं, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए असगर खान, और इस्लाम के अनुरूप क्या सजा होनी चाहिए, बताइए। देखिए अगर कोई भी, अगर मैं सुन लीजिए मेरी बात, अगर कोई भी इस्लाम के खिलाफ कोई कुछ करता है तो ये धमकियां तो नहीं देना चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए उनके खिलाफ, चाहे कोई फर्द हो, चाहे उनकी हिमायत करने वाले लोग हो, आरएसएस के लोग हो, बीजेपी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, समाज जो पॉलिटिकल लोग हैं। नहीं, दो चीजें एक सेकंड विनोद साहब, इन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा? अगर कोई इस्लाम के खिलाफ करता है तो भाई अगर आपको आपकी नजर में एक गुरु को गले लगाना इस्लाम के खिलाफ अगर वो है, तो फिर उन लोगों के लिए सजा भी इस्लाम के हिसाब से होनी चाहिए। बोलिए ना, इनकी मानसिकता यही है कि सजा होनी चाहिए। गुरु शिष्य गले लगे वो इस्लाम के खिलाफ हो जाता है, उसको सर दर्द से जुदा की ही मिलनी चाहिए सजा। वो अपने इस्लाम के नहीं, वो नहीं कह सकते, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। वो नहीं कह सकते, उनके खिलाफ सत्ता से जुड़ा के शब्दों में सत्ता से जुड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन उस बच्ची के खिलाफ हो सकता है, तो उसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए। वो साथ साथ मान रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है। अगर कोई बच्ची अगर हिंदू गुरु को गले लगा ले तो इस्लाम के खिलाफ हो जाता है और सर तन से जुड़ा, यानी कि उसको ये काफिरों वाली प्रॉब्लम, उसको ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यही उनकी मानसिकता है। तभी तो उनमें से कोई भी नेता आके अभी तक ये नहीं बोल पा रहा है कि भाई बच्चियों को आप हेल्प करो, बल्कि बच्चियों को नसीहत दी जा रही है कि आप अपनी मानसिकता या आप माफीनामा मांगिए। ये इनके खिलाफ फतवा नहीं जारी कर रहे हैं जो ये धमकियां देंगे, लेकिन एक बच्ची को चेंज करना चाह रहे हैं। कोई जाने को तैयार होगा? कोई जाएगा? इनके लिए बताओ, राम आशा राम, ये तो धर्म गुरु है। आप तो सिर्फ गुरु की बात कर रही हैं, गुरु की बात कर रहे हो आप। ये रामपाल, आशा राम, राम रहीम, ये तो धर्म गुरु है। अरे काय के गुरु है ये? असगर खान साहब, आपके हिसाब से उसने गलत करा या सही करा? आप बताइए खान सर, क्या एक लड़की अपने गुरु को गले नहीं लगा सकती? हाँ या ना में जवाब दीजिए। राम रहीम की बातें छोड़ दीजिए, नहीं बताएंगे आप। मैं सवाल कर रही हूँ, क्या आप नहीं बताएंगे इनकी लिस्ट? आप गुरुओं की बात कर रही है, धर्म गुरु की बात करिए। गले लगाने में प्रॉब्लम कहाँ है? गुरुओं की बात करती हैं आप। प्रॉब्लम गुरुओं की बात पहले कर लेते हैं ना असगर साहब। काय के गले लगा के रेप गुरुओं की बात पहले कर लेते हैं, ऋषिका पूछ रही है, उसका जवाब दे दीजिए। क्या आप रोक रहे हैं लोगों को? क्या आप हिंदू मुस्लिम हमेशा चाहते हैं कि वो दोनों अलग अलग रहे? मैं कहती हूँ कि हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के को या एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के को गले क्यों नहीं लगा सकती? अपने हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये बैठे आरएसएस के लोग ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप जैसे लोग करते हैं, ये आपके ही कश्मीर में यही हो रहा है। अरे इस्लाम का हवाला सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। यहाँ गलत हो रहा है तो गलत है। अब तो 40 मिनट बीत गए, अब तो आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए मुद्दे की। कम से कम 10 बार मुद्दा आपके सामने रखा गया। हिंदू टीचर है, मुस्लिम स्टूडेंट है,
15 साल की मुस्लिम स्टूडेंट है, उसने अपने हिंदू टीचर को गले लगाया, तो फिर इसीलिए तो इस्लाम का हवाला देकर उसको धमकियां दी जा रही है। तो यहाँ पर इसीलिए तो किया जा रहा है ये, क्योंकि उसने हिंदू टीचर को गले लगाया है। रणबीर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जो लोग इस तरीके के जो गलत काम कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, एक सेकंड प्लीज रणबीर जी के पास जाने दीजिए, वो उन लोगों के खिलाफ स्टैंड लेने की जरूरत है। आपकी सरकार स्टैंड लेगी, आप स्टैंड लेंगे, लेकिन एक जो सोच है हिंदू नाम का जहर, क्या आपको लगता है कि अभी भी कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कश्मीरियत के नाम पर कश्मीरियत को, मतलब कश्मीरियत के नाम पर ही कश्मीरियत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हिंदू अभी भी ये जहरीला शब्द लगता है वहां के कुछ लोगों को? क्योंकि पूरा मसला ही ऐसा ही है। अगर यही एक ही कौम से होते तो शायद इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं बनता। वो लड़की कह तो रही है कि मेरे हिंदू टीचर है, इसलिए मुझे इस तरीके से कहा जा रहा है और सिखाया जा रहा है। उसको तलाक दे दिया जाता और हलाला करा दिया जाता, और उसके बाद एक सेकंड रणबीर जी। जी लावनी जी, मैंने साफ और स्पष्ट कहा कि ये एक कंसल्टेड कोशिश है कुछ लोगों की, एक वो जिसे कहते हैं टू डिराइव इश्यूज जस्ट आउट ऑफ थिन एयर। मैंने कहा वहां की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अनंतनाग ने जो एक स्टैंड लिया है और एक लड़की की राइट टू प्राइवेसी और उसका जिस तरीके से उसका एक चरित्र हनन करके और इसे बैड पॉकेट में बना के एक रेलेवेंस बनाने की कोशिश, हम सबको इकट्ठा इसके विरुद्ध खड़ा होना होगा। सरकार अपना काम करेगी, लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, लेकिन पॉलिटिकली और सोशली हमको एक मूवमेंट बन के उभरना पड़ेगा। मेरा साफ और विनम्र निवेदन, ये बार एक पर्सनल लॉ के नाम पे एक जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं फिर बोलूं कि पर्सनल लॉ, चाहे वो हिंदू लॉ है, चाहे वो आनंद कारज एक्ट है, ये आपकी शादी, डिवोर्स, मेंटेनेंस, एलिमनी या आपके इनहेरिटेंस के विषयों को डील करता है। रूल ऑफ लॉ और संविधान को कभी ओवररूल करता नहीं। भारतीय संविधान और जो दी कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, और भारतीय संविधान ही हम सब के लिए होली बुक है, और उसके द्वारा बताए हुए जो मापदंड, जो डूज एंड डू नॉट्स, हमें उस पर फॉलो करना पड़ेगा। और ये एक मिस इंटरप्रिटेशन इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे और एक मिस इन्फॉर्मेशन के नाम पे जो कश्मीर में पिछले कई वर्षों से चला है, आज से नहीं मैं बोलूंगा, बल्कि आप उस वक्त 1947 में बर्जर के दौरान अगर बोले तो महाराजा हरि सिंह ने उस वक्त बार खत लेके भारत सरकार को चेताया गया कि यहाँ पे फंडामेंटलिज्म के नाम पे एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक मिनट आपका लूंगा कि जो वो जो मार्टियर्स डे जिसे आज तक आप शहीद दिवस बनाते रहे, भारत सरकार ने अगर, मोदी सरकार ने अगर उसको स्क्रैप किया, व्हाट वाज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, कि आपने एक कम्युनल स्ट्राइफ को एक मार्टियर्स डे के नाम से आपने, मुझे याद आएगा कि आपकी सरकार ने तो उसे स्क्रैप किया, लेकिन किस तरीके से वो दीवार फांदी गई थी, उमर अब्दुल्ला कैसे वो दीवार फांद गए थे, मुझे वो दिन भी याद है, आपको भी वो दिन याद होगा। तो ये जो परसेप्शन है, दीवार फांद कर भी एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की गई थी, तो इस पूरी घटना में भी एक परसेप्शन छिपा हुआ है, और वही परसेप्शन आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये परसेप्शन भी बहुत जल्द खत्म होगा, लेकिन विनोद जी अभी तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। विश्व हिंदू परिषद क्या सोच रहा है, जल्दी से सर? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी हमारे बीच में हैं, और मैं आशा करता हूं कि बीएनएस की धारा 109 के तहत इन सारे अपराधियों को अंदर करके और इस बेटी को न्याय दिलाएंगे निश्चित रूप से। और मुझे विश्वास है कि वहां की सरकार कोई सोने वाली सरकार नहीं बची, अब नहीं जिहादियों के पैरोकार सरकार बची है। बेटियों को जो हिजाब और बुर्के की काले बोरे से आज़ादी और उनको पढ़ाई करने की स्वतंत्रता, उनको बोलने की और उनका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वास्तव में चाहे इस्लाम की मानने वाली हो या किसी अन्य मजहब की, उन सबको रेस्टोर करना इस सभी विधायकों की और सभी सांसदों की और सभी सरकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको वो अवश्य निभाएंगे। बिल्कुल। इशिका, क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि उनका जो हमारे साथ नेताजी जुड़े हुए हैं, उनका भी जो प्रॉब्लम है कि इसको हम रायट की दृष्टि से ना देखें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बहुत सारी महिलाओं के अगेंस्ट पे प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक महिला के अगेंस्ट प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम है, मानसिकता है, हमें उसको खुली आंखों से देखना पड़ेगा और उसके लिए डील करना पड़ेगा, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें कहकर इस तरीके की खबरों को, घटनाओं को नजरअंदाज करना ही एक बड़ा परसेप्शन बना देता है, और वो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भी नासूर बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस खबर के सामने आने के बाद एक बड़ी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ जो इस तरीके की सोच हमारे देश में अब भी रखते हैं।
क्योंकि ये मुद्दा केवल एक बच्ची की अस्मिता का नहीं है, ये मुद्दा हमारी और आपकी अस्मिता और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत खुलकर आज बात हुई इस विषय पर, क्योंकि बड़ा करना है, बड़ा सोचना है, बड़ी तस्वीर सामने लानी है और इसीलिए मुद्दों पर भी बड़ी बहस होनी चाहिए। रण क्षेत्र में आज वही हुआ। बहरहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।